डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज फिर मोदी की मंजी ठोक दी है और उसने कहा मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था मोदी को, 5 घंटे में मान गया सीज फायर पे। मोदी की सियासत का बेड़ा गर्क कर रहा है। मोदी का तमाम इमेज उसने तबाह करके रख दिया है। धमाका खेज बात की है कि मोदी सिर्फ 5 घंटे जो है वो नहीं टिक सका। और 5 घंटे अल-फतह मिसाइल तो फिर आसिम मलिक ने मारे ना टका टका के। अब टैरिफ लग गया इंडिया, अमेरिकन टैरिफ्स के बाद इंडिया बिल्कुल लेट जाएगा। जिन सेक्टर्स पे टैक्स लगा है और जिन सेक्टर्स को भारी नुकसान होने जा रहा है, उनकी वजह से भारत में लाखों लोग बेरोजगार होने को हैं। जो वहाँ पे चीखो पुकार है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चीखो पुकार है, लेदर इंडस्ट्री की चीखो पुकार है, झींगा फार्मर्स की चीखो पुकार है, शीशे की इंडस्ट्री की चीखो पुकार है। वहाँ पे बेतहाशा सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त तबाही के दहाने की तरफ जा रहे हैं। 100 बिलियन डॉलर के सिर्फ 2 बिलियन डॉलर का झींगा है। ओवरऑल इम्पैक्ट देखें, 2 बिलियन डॉलर का झींगा केरला में मोदी का पूरा वोट बैंक उड़ा देगा। अमेरिकन टैरिफ्स के नतीजे में इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और उनका हमारे वाला हाल हो जाएगा। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो भारतीय उनके साथ ट्रेड नहीं करते। भारतीय ताजर और भारतीय हुकूमत जो है वो अमेरिकी मंडी पे पूरी तरह फोकस किए हुए थे और अमेरिका ने उनको झटका दे दी। पाकिस्तान में तो सैलाब इंडिया ने बहुत पानी छोड़ा है, अभी दहशतगर्दी कर दी इंडिया ने, वाटर टेररिज्म का सामना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। हमारा ये वीलॉग थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी के हवाले से होता है। कुछ पाकिस्तान की सियासत पर हम बात नहीं करते हैं, हम ज़रा बाहर दुनिया के बारे में और जो पाकिस्तान से रिलेटेड दुनिया उस पर बात करेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर टॉक की है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ साहब मेरे साथ होते हैं। अब रोज़ाना तो ये कहना ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर आसिफ साहब मेरे साथ हैं, एक मुस्तकिल मेहमान हैं मेरे डॉक्टर आसिफ साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज फिर मोदी की मंजी ठोक दी है और उसने अब तैयारे भी साथ कह दिए हैं। उसने कहा 150 तैयारों की कीमत भी बताई है जो तबाह हुए हैं और उसने कहा मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था मोदी को, 5 घंटे में मान गया सीज फायर पे। बिल्कुल। तो फिर मोदी के पल्ले क्या रह गया? मोदी के पल्ले तो उसने कख नहीं छोड़ा। अभी वो जिस बात से वो मोदी को डरा रहा था और मोदी मोदी मज़ीद डर के उसने उससे दोबारा राब्ते की कोशिश नहीं की या उसे मनाने की कोशिश नहीं की। और ट्रंप आस्ता-आस्ता सारी गुफ्तगू सामने ला रहा है और मोदी की सियासत का बेड़ा गर्क कर रहा है। मोदी का तमाम इमेज उसने तबाह करके रख दिया है। ये जो मोदी की तरफ से ये कहना था कि नहीं हमें तो कोई ट्रेड की धमकी नहीं थी और हमने बायलैटरल किया है, ये तो उसने पहले दिन से कहा था। लेकिन आज जो उसने सबसे धमाका खेज बात की है कि मोदी सिर्फ 5 घंटे जो है वो नहीं टिक सका और 5 घंटे में उसने बैक कॉल करके कहा कि जी सर मैं सीज फायर पे तैयार। 5 घंटे अल-फतह मिसाइल तो फिर आसिम मलिक ने मारे ना टका टका के। जब 5 घंटे में ही अल-फतह मिसाइल ने निशाना ठीक कर दिया। हाँ, ठीक है तो ना? अब टैरिफ लग गया इंडिया पे। हाँ जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टैरिफ तो उन्होंने लगाया है, लेकिन अमरीकी बड़ी चालाक कौम है। जो चीज़ें उन्हें इंडिया से अपने फ़ायदे के लिए चाहिए थी, उन पर टैरिफ नहीं लगाया। जो इंडिया के फ़ायदे की चीज़ें थी, उन पर टैरिफ, मतलब जो माल उन्हें दुनिया से कहीं और से मिल सकता था, उन्होंने उस पर टैरिफ लगा दिया। जो माल उन्हें दुनिया में कहीं और से नहीं मिल सकता था, उन्होंने नहीं लगाया। मतलब उन्होंने इंडिया की आईटी सेक्टर पे तब नहीं लगाया, क्योंकि उनका आईटी सेक्टर अमेरिकन इकोनॉमी को सर्व करता है। उन्होंने फार्मास्यूटिकल पे टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि इंडियन दवाइयाँ अमेरिका में बिकती हैं और अगर दवाइयाँ महँगी हो जाती हैं, दवाइयों पर टैरिफ लगाते तो डोनाल्ड ट्रंप को वो कहते कि भाई दवाइयाँ महँगी हो गई हैं, हेल्थ केयर महँगा हो गया। और तीसरा, उन्होंने सेमीकंडक्टर्स पर भी टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि वो भी अमेरिका को चाहिए सेमीकंडक्टर्स। तो मेरे ख्याल में इन टैरिफ्स ये 50-50 गेम है। देखें, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो आईटी की है इंडिया की, अमेरिका को। उसको नहीं लगा, लिहाजा इंडिया विल सर्वाइव विद द आईटी सेक्टर, इंडिया विल सर्वाइव विद द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंडिया विल सर्वाइव विद सेमीकंडक्टर्स। तो एक जो कहते थे ना, अमेरिकन टैरिफ्स के बाद इंडिया बिल्कुल लेट जाएगा। नहीं उस आप असल में ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ों को। सादा रखनी चाहिए, लोगों को समझ ही सादा बात आती है। नहीं, ओवर सिंप्लीफाई करके चीज़ें जो है ना वो नहीं समझ आती मेरे ख्याल में। असल में मईशत किसी 2 या 3 सेक्टर्स पे नहीं चलती। ठीक है जी। मईशत का सबसे बड़ा दारोमदार जो होता है वो मईशत का जो हुकूमत के लिए फ़िक्रमंद होने की चीज़ होती है वो रोज़गार है, आवाम के लिए रोज़गार। तो जिन सेक्टर्स पे टैक्स लगा है और जिन सेक्टर्स को भारी नुकसान होने जा रहा है, उनकी वजह से भारत में
लाखों लोग बेरोज़गार होने को हैं। आज इंडियन मीडिया में आप वहाँ जो छपा है जो कुछ और जो वहाँ पे चीखों-पुकार है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चीखों-पुकार है, लेदर इंडस्ट्री की चीखों-पुकार है, झींगा फार्मर्स की चीखों-पुकार है, शीशे की इंडस्ट्री की चीखों-पुकार है। वहाँ पे बेतहाशा सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस वक़्त तबाही के दहाने की तरफ जा रहे हैं। और ये वहाँ के सनअतकार की, वहाँ के फार्मर की ये मुझे समझ नहीं आई कि वो ओवर रिलाय कर रहे थे उस पे अमरीकी मईशत पे। जब भी मैं जो भी उनके अदाद-ओ-शुमार मैंने खंगाले हैं, उनमें उनकी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट थी, वो सिर्फ़ अमेरिका के लिए थी। और बल्कि उनका झींगा तो वो जा ही सारा अमेरिका में रहा था। उन्होंने झींगा की कोई और मार्केट ही नहीं निकाली। इस तरह उनकी पूरी एक रियासत केरला जो है, वो इससे तबाही के दहाने पे आ रही है। उनका तमाम जो साहिली इलाका है, वो उस पे जा रहा है। ठीक है जी, उनकी टेक्सटाइल लेकिन इंडस्ट्री 2 बिल डॉक्टर साहब, वो लोग बड़ा मुझे डाँटते हैं कि मैं आपको दरमियान में टोक देता हूँ, अब मैं उस पे भी लोगों से बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन झींगा $2 बिलियन का है यार। 100 बिलियन 2 डॉलर के बिलियन सिर्फ $2 बिलियन 2 का झींगा बिलियन है, डॉलर का ओवरऑल झींगा इम्पैक्ट देखें। 2 बिलियन डॉलर का झींगा केरला में मोदी का पूरा वोट बैंक उड़ा देगा। अच्छा नहीं, वो वोट बैंक की सियासत एक अलग जगह है, वो मैं वोट बैंक इकोनॉमी की की सियासत सियासत को देख रहा हूँ। आम आदमी की ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है। इकोनॉमी आम आदमी की ज़िंदगी के लिए होनी चाहिए। अच्छा, अब इसी तरह बात ये है कि आप ठीक है कि वो अगर 28% उनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को है, हाँ, ठीक है? इसका मतलब है कि 72% उनकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की अभी सिक्योर है। अच्छा। आप ये बात समझे ना जी, कि एक सेक्टर है जिसकी 72% एक्सपोर्ट सिक्योर है, 28% जो है वो एट रिस्क आ गई है। हुँ। वो 28% एट रिस्क ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है जब आपकी 72% एक्सपोर्ट किसी सेक्टर की सिक्योर हो, तो सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा। ये झींगे वाली बात तो नहीं ना कि सिर्फ अमेरिका को ही बेच रहे हैं। अच्छा, उसमें 4.5 करोड़ अगर मुलाज़मतें हैं टेक्सटाइल सेक्टर में और अगर उसमें 50 लाख भी बेरोज़गार हो जाता है, तो क्या होगा? सर वो नई मार्केट्स ढूँढेंगे ना अगले 3 माह, 6 माह में। देखें, पहली बात तो ये है कि खुद ही इंडिया ने कपास पर वो रिलीफ देने की कोशिश शुरू कर दिया है हुँ। कि आप सस्ती एक्सपोर्ट कर लें। वो कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो पॉइंट आपको कह रहा हूँ कि जो हमारा एक पाकिस्तान में बैठकर ये ख्याल है कि अमेरिकन टैरिफ्स के नतीजे में इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और उनका हमारे वाला हाल हो अच्छा, जाएगा। अब एक और पहलू की तवज्जो दिलाता हूँ आपकी। हाँ, इंडियन इकोनॉमी का टोटल हुजम क्या है? हुँ, इंडियन द इकोनॉमी का टोटल हुजम है 3.91 ट्रिलियन। हुँ, अमेरिकी इकोनॉमी का हुजम क्या है? हुँ, 30 ट्रिलियन। ठीक, ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान ट्रेड का हुजम क्या था? इट इंडिया इज़ भेज रहा था, एक्सपोर्ट्स जो कर रहा था वो 87 बिलियन। ठीक, ठीक है जी। जो अमेरिका से आ रहा था वो 84 बिलियन। ठीक है। अब 87 बिलियन या 84 बिलियन बज़ाहिर इकोनॉमी के लिए बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन आप उनकी टोटल हुजम को फ़र्क देखें। अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो भारतीय उनके साथ ट्रेड नहीं करते। वो और मुल्कों से टेक्सटाइल ले लेगा। ठीक है, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 80-90 बिलियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो 3 ट्रिलियन तकरीबन 4 ट्रिलियन कह लें आप, 3.91 ट्रिलियन है, उस इकोनॉमी को 100 बिलियन से फ़र्क मतलब पड़ता है। आप देखिए ना, वो उनका कोई आप समझें वो ये बेच रहे थे, ज्वेलरी बेच रहे थे, उस पर टैक्स लग गया है और वो उसका 33% वो अमेरिका को बेचते और थे। यही तो मैं पहले बात की कि हुँ, भारतीय ताजर और भारतीय हुकूमत जो है वो हुँ, उसने अमेरिका पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर लिया। उन्होंने मंडियाँ अपनी उनमें तनव्वुर नहीं पैदा किया। वो हुँ, अमेरिकी मंडी पे पूरी तरह फ़ोकस किए हुए थे और हुँ, अमेरिका ने उनको झटका दे दिया। हम हाँ, लेकिन झटका काबिले बर्दाश्त नहीं है। मतलब हाँ। मैं आपको बताऊँ, आप एक बात तो मानिए कि इन टैरिफ्स की वजह से इंडिया ने कोई अमेरिका की मिन्नतें करनी नहीं शुरू कर दी। अच्छा। आप ये ना समझें कि कोई मतलब टेक्निकली तो अमेरिकियों को ये भी गिला है। मैं से अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का इंटरव्यू सुन रहा था कि इंडियंस बात ही नहीं कर रहे ना। हुँ। इंडियंस ने बात ही नहीं की, बल्कि उनका जी धवल और जयशंकर तो रूस चले गए। अच्छा, ठीक उनके है ना, बात ना उन्होंने करने कोई अमेरिका के आगे ठीक है, ट्रंप उनकी रोज बेइज्जती कर रहा है, मैं इस पे आपके साथ हूँ। वो तो जो हमने मारा है वो एक्सप्लेन कर रहा है। हुँ। अपनी तो कोई बेइज्जती नहीं है ना, वो तो हमने जो मारा है वो बता रहा है कि पाकिस्तानियों ने बहुत मारा इंडिया को। हुँ। असल बात ये है कि
इंडियन, मुझे ये लगता है कि इंडियंस ने कुछ इवैल्यूएट कैलकुलेट किया है कि कोई एड्डी भी मौत नहीं पै जाएगी अगर अमेरिकन नहीं, टैरिफ्स नहीं, नहीं, ना। नहीं, नहीं। असल में जो मोदी ने अपनी पॉलिसियाँ, अपना इमेज जिस तरह का बनाया था, हाँ। उन पॉलिसियों और इमेज का वो ख़मियाज़ा भुगत रहा है। हम्म। ठीक है जी। उसने अपने आप को एक बहुत अ, वो लार्जर दैन लाइफ जो जिसको कहते हैं, आप मिसाल देते हैं, अपना वो इमेज था उसका। वो समझता था कि मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे किसी के सामने। अच्छा, मुझे एक और बात लगती है। हाँ, देखिए, बहुत सारे मुल्कों के साथ अमेरिका की टैरिफ डील हो गई है। हाँ। जैसे रशियन ऑयल इंडिया आके दुनिया में बिक जाता है, हुँ। इंडिया ने कोई ऐसा मुल्क ढूंढ लिया होगा जहां अपनी चीजें भेजे और वहां उनकी पैकिंग करके फिर वो एक्सपोर्ट कर दी जाए अमेरिका को। ये पैकिंग करके नहीं, अब इंडिया के लिए एक और बड़ा ख़तरा है। क्या? इंडिया के जो सरमायाकार हैं, वो अपनी फैक्ट्रियाँ कई जगह शिफ्ट करेंगे। ऐसी ये जगह जहां टैरिफ नहीं होगा। जहाँ टैरिफ कम होगा, इंडिया की निस्बत कम होगा, ये इंडियन मईशत के लिए सिर्फ टैक्स कैपिटल फ्लाइट होगी। कैपिटल जैसे फ्लाइट एक हो। दौर में हमारा सारा टेक्सटाइल वाला बांग्लादेश चला गया था। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा। और ये जो है ना, इसका वो शौकत अज़ीज़ साहब की टर्म मुझे याद आ गई, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट। हम्म। ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है ना, हाँ। वो अभी तो आपको लग रहा है कि 80 बिलियन 90 बिलियन का मामला है। ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है ना, ये मज़ीद कई बिलियन में जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में तो सैलाब इंडिया ने बहुत पानी छोड़ा है, हुँ, और वो अपने एहसन इकबाल साहब कह रहे थे आप भी दहशतगर्दी कर दी इंडिया ने, हुँ, हुँ। वाटर टेररिज्म का सामना है हमें। तो मेरा नहीं ख्याल ये वाटर टेररिज्म है, मतलब सैलाब है, उधर से पानी आ रहा था, इंडिया अपने पास कहाँ रख लेता पानी? नहीं, इंडिया पानी स्टोर कर ही नहीं सकता था। तो ये असल में ना, जब दोनों तरफ जो नेशनलिज्म का बयानिया बनाने वाले लोग हैं ना, वो चीज़ों को उसको मुबालगा राई करते हैं। एहसन इकबाल साहब भी एक नेशनलिस्ट हैं, और नून लीग का बयानिया जो है वो अगर वो बना रहे हैं तो ये अच्छा बयानिया नहीं है। आज उनकी तरफ से चौथा अलर्ट आया था। हाँ जी। ठीक है जी। तो अगर वो उन्होंने आर्मी टेररिज्म करनी होती तो वो एक भी अलर्ट ना देते। आपके साथ तो उनका मुआहदा मनसूख है, मुअत्तल है उनकी तरफ से। तो ये एक बयानिया है, इसको ये कुदरती आफ़त है। मेरा ख्याल है क्लाइमेट चेंज है, इतनी बारिशें वहां भी हुई हैं, हाँ जी। इतना हुआ है, पानी है, वो पानी स्टोर करने की जगह इंडिया के नहीं, पास या भी तो नहीं। उन्होंने कोई एक डैम के दरवाजे खोल दिए होते हैं और वो अच्छा, पानी छोड़ा अब होता। ना हमारे बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि जी वो रावी में 38 साल बाद सैलाब आ गया, हाँ जी। और बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियां जो रावी के किनारे बनाई गई हाँ, वो डूब गई हैं। हाँ जी। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये देखें ना जी, वो खान साहब कहते होते थे कि वो दरख्त लगाएं, और ये अब मैं इमरान खान का एक क्लिप सुन रहा था रावी के किनारे के, ये नाला बन गया है, ये है, यहाँ पे अब रूडा बना दिया जाए, एक नया शहर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वो बना गए, नया शहर ही रावी के किनारे बना दिया जाए, तो आज अब रावी का हाल देख लें। वो एक उन्होंने ज़ुल्म किया था, माहौलियात पे भी ज़ुल्म था, आम आदमी पे भी ज़ुल्म था, लोगों से वहाँ से ज़बरदस्ती ज़मीनें छीनी गईं, लोगों को ये मुकदमे बनाए गए, पुलिस उनको पकड़ के ले जाती रही। और ख़ान साहब ने उस वक़्त, मुझे आपने अच्छा याद दिलाया, ख़ान साहब ने वो जो क्लिप आप देख रहे होंगे, उसमें उन्होंने एक बात और की थी कि लाहौर हाई कोर्ट को ये बात समझनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, और ये तो नाला बन रहा है तो हम इसको ठीक कर रहे हैं। ठीक करें, उनका मतलब एक झील बना लेंगे यहाँ हाँ, साइड पे और उधर, तो इतना आज रावी में इतना सैलाब है कि मेरा मतलब है कि नौटम पे नौटम जारी हो रहा है, बिल्कुल। और टेक्निकली पूरा पंजाब सैलाब के जद में है। बहुत खौफ़नाक बहुत सा, है। और अल्लाह सारा पानी इंडिया से आ रहा है। अल्लाह इस पानी पे भी महफ़ूज़। टैरिफ ना लगा दें डॉक्टर साहब। नहीं, असल में ये प्रोग्राम चूँकि आप सियासी नहीं करते और मैं भी सियासत पे नहीं बोलता, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कोताहियाँ हमारी, ये पिछले दिनों नहरों पे एक सियासत होती रही है। तो वो हाँ। अगर सतलज से जो नहर निकालने की जो मंसूबा था और उसको चिनाब में डालने का मंसूबा था, और वो नहरों पे सियासत ना होती तो ये पानी आज चिनाब में डाल दिया जाता, सतलज के किनारे रहने वाले लोग थे, वो बच जाते। बच जाते, लेकिन फिर सिंधु भी तो है ना, सिंधु पे तो ना डेसूं ना डेसूं सिंध ना डेसूं। ठीक है ना? चलें नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।